नमस्कार मित्रों। आज हम फिर से एक बार आपके सामने रूबरू हुए हैं जीके विद प्रदीप वेदर मेरे साथ। और आज हमारा पहला वीडियो है राजस्थान का इतिहास। हम पूर्ण रूप से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे आप पूर्ण अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकें। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो नॉर्मल बेसिक इंट्रो के ऊपर होगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि अब लगातार वीडियो आपके पास अपलोड होते रहेंगे इस चैनल पर। और जितना हो सके हम उतना आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में गहरी से गहरी जानकारी भी आपको उपलब्ध करवाएंगे इस पर। और अब धीरे धीरे इस चैनल पर क्या है कि हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है अब, और इसके बाद में पॉलिटिकल साइंस की जो भी सिलेबस होगा कंपटीशन के रिलेटेड वो स्टार्ट होगा। इसके बाद में इंग्लिश की जो भी कंपटीशन में जो भी इंग्लिश के टॉपिक्स आते हैं उनके ऊपर वीडियो अपलोड होंगे। ये सारा काम जो चलने वाला है ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने उपस्थित होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो राजस्थान के इतिहास के ऊपर है। जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, नॉर्मल बताया जाएगा आपको कि राजस्थान के इतिहास, स्वतंत्र भारत से पहले क्या था, पहले कौन सा राजवंश था, इसके बाद में इतिहास को, राजस्थान के इतिहास को बदलने वाली कौन सी घटनाएं थी जो इतिहास को और ज़्यादा झंकोर कर रख दिया। इसके बाद में आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें थी, कब मुग़लों का आगमन हुआ, कब मुग़लों का समापन हुआ, उसके बाद में कितनी संधियाँ हुई, और अंग्रेज़ों की जो सहायक संधियाँ थी, उसके बाद में 1857 की क्रांति, 1897 के किसान आंदोलन शुरू हुए, फिर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन प्रजामंडल आंदोलन का शुरू होना, फिर 1947 में भारत का आज़ाद होना, फिर रियासतों का एकीकरण होना। ये सारा बीच में जहाँ पर अधीनस्थ काल प्रारंभ हो जाता है 16वीं शताब्दी से, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, राज सिंह, दुर्गादास राठौड़ इत्यादि का बहुत से महान शासकों का जो निरंतर संघर्ष जारी था, वो सब कुछ आपको हम यहाँ पर आपको बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको वो सारा जो भी ज्ञान होगा वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 16 जुलाई, जैसे आज 15 जुलाई है, तो 16 जुलाई के बाद आपको जो भी उपलब्ध मैटर होगा उसका सारा सिलेबस जो कंपटीशन के लेवल की तैयारी के साथ होगा, जो भी नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल BFL एंड क्लासेस नाम से एक चैनल है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी, जो भी पार्ट 1 होगा, सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा, हर पार्ट की आपको वहाँ पर PDF उपलब्ध हो जाएगी। और आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हर रविवार को 1 घंटे या 2 घंटे कमेंट सेक्शन टेलीग्राम चैनल के इस पर आपको उपलब्ध होगा, जहाँ पर आप अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द जुड़ें इस चैनल से, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके। हमारी कोशिश है कि हम आपको अच्छा पढ़ाएं और एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, राजस्थान का इतिहास सर्वप्रथम देखिए, अगर हम देखें तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर इतिहास को लेकर ही एग्ज़ाम या फिर जो भी पेपर होते हैं वो बनाए जाते हैं। और अगर हम बाकी दुनिया में देखें तो प्रेजेंट को देखकर, वर्तमान को देखकर और भविष्य में क्या होगा इससे रिलेटेड ही एग्ज़ाम बनाए जाते हैं, एग्ज़ाम के पेपर होते हैं। और स्टूडेंट को यही पूछा जाता है कि वर्तमान में की क्या प्रोसेस चल रही है आपके देश में या फिर दुनिया में, और भविष्य में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या होगा, इससे रिलेटेड होता है। लेकिन बस इंडिया ही एक ऐसी मात्र कंट्री है जो हिस्ट्री से रिलेटेड पेपर को बनाती है, और हिस्ट्री से रिलेटेड ही हमसे पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत कमाल की रही है, बहुत ख़तरनाक रही है, बहुत संघर्षशील रही है, बहुत खून बहा है हिस्ट्री के अंदर अपने। तो हमारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है,
और जैसे हम और विदेश की या दुनिया की हम जैसे देखें तो हिस्ट्री उनकी कम पड़ती है, हमारी हिस्ट्री से ज़्यादा उनकी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो हम एज ए कंपैरिजन कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर रहे कि उनकी हिस्ट्री नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान का राजवंश, सर्वप्रथम हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान में बहुत राजवंश थे, आपको पता ही है। सबसे पहले हमारा जो सबसे प्राचीन जो राजवंश रहा है वो मेवाड़ रहा है, ठीक है। मेवाड़ के बाद में चौहान शाखाएँ उत्पन्न हुई थी, इसके बाद में आमेर में भी, और जैसलमेर, भरतपुर, अलवर और करौली। ये राजवंश राजस्थान के ऐसे राजवंश थे, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हम देख सकते हैं कि मेवाड़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि इतिहास को बदलने, अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि इतने 7 जो राजवंश हमारे राजस्थान में उत्पन्न हुए। उसके बाद में हम पहले आपको बता दें कि ये केवल आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए है, उसके बाद में ही मेवाड़ का इतिहास शुरू होगा। तो हम आपको एक बार थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ बता देते हैं कि क्या क्या राजस्थान के इतिहास में हुआ था। तो राजस्थान को बदलने वाली जो घटनाएं हैं महत्वपूर्ण, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो इतिहास को बदलने वाली जो भी घटनाएं हैं वो तराइन का युद्ध महत्वपूर्ण माना जाता है उनमें। जैसे 1192 में क्या हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान थे जो तृतीय, उनके बीच में, और मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे वो अजमेर के थे, और मोहम्मद गौरी है वो गजनी से रियासत से आते थे। और इनका सबसे परिणाम यही था कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, हार हुई थी यहाँ पर। और हार के कारण यहाँ पर पहली बार हिंदुस्तान में मुस्लिम जो सत्ता थी उसकी स्थापना हुई थी। जैसे पहले तो पूरे राजस्थान के अंदर क्या था कि लगभग राजपूत थे, हिंदू थे, लगभग मतलब हिंदुओं का शासन था लगभग, ठीक है। इसके बाद में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय यहाँ अजमेर से जब उनका युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के साथ, तो वो इस युद्ध को हार जाते हैं, ठीक है। हारने के बाद क्या है कि वो हारने के बाद पहली बार हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, मुस्लिम सत्ता की स्थापना करते हैं। इसका जो कालक्रम है वो 1206 से 1526 रहता है, ठीक है। 1206 से 1526 जब मोहम्मद गौरी का रहता है, तो उसके बाद में क्या होता है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से मोहम्मद इब्राहिम लोदी, यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी यहाँ का शासक बनाकर, और इब्राहिम लोदी 1526 तक इब्राहिम लोदी का काल रहता है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है कि लगभग सल्तनत काल जो है वो चालू हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि 5 वंश होते हैं इसके, और उसके अंदर सबसे पहला जो है 1206 में जहाँ पर इनको क्या कहते हैं, हरा दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। तो पहला तो गुलाम वंश होता है, 1206 से 1290 तक रहता है। उसके बाद में खिलजी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लगभग पूरे भारत और आधे एशिया तक अपना राज्य बिखेर दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा राज किया था उन्होंने। 1290 से लेकर 1320, मतलब ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने खुद 30 वर्ष तक खुद अकेले शासन किया था, ठीक है। इसके बाद में तुगलक वंश स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद में सैयद वंश स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद में लोधी वंश स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है कि सल्तनत काल का कालक्रम रहा था, जहाँ पर उसके क्या थे, 5 वंश थे, 5 वंश चालू हुए थे। और 5 वंश आपके सामने है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और सैयद वंश, और लोधी वंश, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेवाड़ के मुख्य रूप से क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जो मेवाड़ को इतिहास के रूप में हम बड़े इतिहास के रूप में देखते हैं। तो मुग़लों का आगमन, पानीपत और खानवा के युद्ध के लगभग मुग़लों का आगमन हुआ था। इसमें क्या हुआ कि प्रथम जो युद्ध था उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ था, सबसे ख़तरनाक युद्ध माना जाता है ये। मतलब इसमें क्या है कि दोनों, मतलब मुस्लिम होते हुए भी
हम ये मान सकते हैं कि दोनों के बीच में इतना खतरनाक युद्ध हुआ था जिसे हम पानीपत का युद्ध कहते हैं। इसके बाद में एक खानवा का युद्ध भी हुआ था। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद में 1526 के बाद में मुग़लों का लगभग आगमन हो गया था, मुग़ल शासन स्टार्ट हो चुका था। और राजस्थान की अगर हम बात करें, भारत यहाँ पर क्या है कि पानीपत का युद्ध ये लगभग भारत की बात हो रही है, जबकि भारत में क्या हो गया था, मुग़लों का आगमन हो गया था, मुग़लों का, ठीक है, मुग़लों का आगमन हो गया था। अब क्या है कि इसके बाद में राजस्थान में क्या हुआ कि मालदेव जो जोधपुर शासक थे, उनकी जब मृत्यु हुई थी 1562 में, तो एक स्वतंत्र साम्राज्यवादी शासकों का युग एक अचानक समाप्त हो गया था। देखिए मालदेव का जो युग हुआ था, हम आगे बात करेंगे मालदेव की किस प्रकार मृत्यु हुई थी। मालदेव एक महान शासक के रूप में रहे हैं राजस्थान के। तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि जब मालदेव की मृत्यु हुई तो बहुत से मालदेव के जैसे और भी छोटे छोटे रियासत के क्या थे, राजा थे। वो भी क्या है, मालदेव की मृत्यु के कारण उनका भी अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। वो भी कुछ कर नहीं पाए और मुग़लों का क्या है, या फिर आधिपत्य हो गया उनकी रियासत पर, या फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो आत्मसमर्पण कर दिया, अपना राज्य उनको सौंप दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, मालदेव की जब मृत्यु होती है तो लगभग साम्राज्यवादी जितने भी शासक थे, युवा शासक थे, चाहे कोई भी शासक था, मालदेव एकमात्र ऐसा शासक था जो मुग़लों के वश में नहीं था, ठीक है। तो मालदेव की मृत्यु के बाद क्या हुआ, सारा कुछ समाप्त हो गया, शासनकाल उनका मुग़लों का स्टार्ट हो गया था। इसके बाद में लगभग एक ऐसी लाइन खींच गई थी दोनों के बीच में कि यहाँ पर राजपूत मुग़लों और जो हिंदू शासक थे उनका कुछ नहीं रहा, और लगभग मुग़ल शासक क्या हो गया, इधर की तरफ स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अधीनस्थ काल, इसके बाद में 16वीं शताब्दी के मध्य से अधीनस्थ काल स्टार्ट हो गया था। इसमें कुछ शासक ऐसे भी थे जहाँ जैसे हम देख सकते हैं कि अकबर का शासन आया था। तो अकबर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने लगभग पूरे भारत पर राज किया था, लगभग पूरे भारत के आधे एशिया तक भी अपनी छाप छोड़ रखी थी। और बहुत से ऐसे शासक थे जो अकबर के अधीन नहीं रहना चाहते थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे महान शासक, महान महाराणा प्रताप उनमें आते हैं, चंद्रसेन आते हैं, और राज सिंह आते हैं, दुर्गादास राठौड़ आते हैं। ये ऐसे शासक थे जो अकबर की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया अपने जीवन में। अकबर हमेशा ये देखना चाहता था कि जितने भी महान शासक हैं वो उन्होंने अपना एक अस्तबला रखा था, या फिर हम कह सकते हैं मीटिंग रखी थी दिल्ली में। वहाँ पर क्या है कि लगभग सभी जितने भी राजपूत भाई बहन जितने भी थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन ये ऐसे महान शासक थे जिन्होंने संघर्ष जारी रखा, संघर्ष किया, इधर उधर भटकते रहे, इधर उधर छुपते रहे, लेकिन इन्होंने अपना क्या है कि कभी भी अपना सिर है जो अकबर के आगे झुकने नहीं दिया। और अकबर देखना चाहता था कि ऐसे दो राजा, ऐसे महाराणा प्रताप क्या मेरे अधीन आएंगे या फिर मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे। लेकिन इनका संघर्ष सबसे इम्पोर्टेंट था और इन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी अकबर की क्या है अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और इसके बाद में मुग़लों का क्या हुआ कि औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल सत्ता का क्या हो गया था, मुग़ल सत्ता का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया था। औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी। 18वीं शताब्दी संपूर्ण विश्व में सत्ता के विकेंद्रीकरण, यहाँ पर विकेंद्रीकरण आएगा, विकेंद्रीकरण और भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा हो गई थी 18वीं शताब्दी में। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण रहा अंग्रेज़ों का जो शासन था, उसमें वेलेज़ली की संधियाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहा था। वेलेज़ली की जो संधियाँ थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि वेलेज़ली ने ये कहा कि हम आपको लगभग भ्रष्टाचार क्यों हुआ, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ कि
कुछ ऐसे कारणवश रहे थे जब राजस्थान में क्या हुआ, मराठाओं का आगमन हुआ। मराठा आए और इसके बाद मराठा भी आए और पिंडारी भी आए। तो ये ऐसे ग्रुप या ऐसे समूह थे जो क्या लूट करते थे और जैसे चोरी करते थे, डकैती करते थे। तो इन्होंने लगभग क्या है राजस्थान को, जब ये राजस्थान में इन्होंने प्रवेश किया तो कोई ऐसी वजह थी, बहुत सी ऐसी वजह है जिनके कारण मराठाओं का आगमन हुआ, जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम एक नॉर्मल इंट्रो, बेसिक इंट्रो कर रहे हैं और थोड़ी बहुत हम क्या है सस्पेंस भी रख रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट आए कि ऐसे ऐसे क्या चीज़ें रही राजस्थान के इतिहास में जो मतलब राजस्थान को एक बहुत खतरनाक संघर्षशील जीवन जीने पर शासकों को मजबूर कर दिया था। ठीक है, तो 1803 की जो वेलिजली की संधियाँ थी उसमें वेलिजली के द्वारा ये कहा गया था कि हम आपको पिंडारियों या फिर जितने भी मराठा थे उनसे क्या शासक परेशान हो सके थे, क्योंकि भ्रष्टाचार फैलता जा रहा था। वो लूट लेते थे, वो जितना राज्य को, रियासत को जितना पैसे आते थे उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा पिंडारी और जो मराठा थे वो लेते थे। तो इनसे परेशान हो चुके थे शासक, क्या इनसे परेशान हो चुके थे। तो इन्होंने अंग्रेज़ों से संधियाँ प्रारंभ की। तो वेलिजली ने उनसे बहुत से वादे किए थे कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम आपको क्या करेंगे कि आपको हम उनसे बचाएंगे और हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके मतलब क्या है आपके जीवन काल को बढ़ाएंगे, आपके हर एक नुमाइंदगी को पूरा करेंगे। और इसके बाद में लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अंग्रेज़ों का धीरे धीरे शासकों की आंतरिक मामलों में, शासकों के हर एक मामले में अंग्रेज़ों का अधिकार होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने अपने हर एक कार्य को शासकों को नीचा दिखाकर करने लगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या है, अंग्रेज़ों की जो सहायक संधियाँ थी वो लगभग 1817 से 1823 के मध्य कंप्लीट हुई थी। इसके बाद में 1857 की जो क्रांति, जो एक खतरनाक जो संघर्षशील जो क्रांति थी वो सबसे महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति थी और जो पूर्ण हो सकती थी अगर कुछ क्रांतिकारी वीरों के द्वारा अगर दिल्ली ना जाया जाता और डायरेक्ट हम वहाँ पर जाते, अजमेर जाते या फिर जहाँ पर अंग्रेज़ों का मूल रूप से जहाँ स्थायित्व था वहाँ जाते, तो 1857 की क्रांति एक सफलता की नींव रखती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण ये भी था कि शासकों का अंग्रेज़ों का सहयोग था, शासकों द्वारा अंग्रेज़ों का सहयोग था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों से संधियाँ भी की थी उन्होंने। तो शासकों ने क्या किया, अंग्रेज़ों का सहयोग किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन क्रांतिवीरों का सहयोग न देकर अंग्रेज़ों का सहयोग दिया, अंग्रेज़ों का सहयोग दिया। अब देख लो यहाँ पर, तब उस टाइम भी हमारी मित्रता इतनी गहरी नहीं थी शासकों के बीच में। हम हिंदू एक दूसरे के साथ लड़ना, एक दूसरे के साथ मतलब किसी के विरुद्ध लड़ना तो चाहते थे, लेकिन उसमें कुछ स्वार्थपन भी हमारे अंदर मौजूद था। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ कि 1897 की किसान आंदोलन शुरू हुए। किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया और इसके अंदर हरिपुरा अधिवेशन, प्रजामंडल आंदोलन 1938 में, 1997 में। इनमें एक मेन हीरो भी विजय सिंह पथिक है, वो भी आते हैं। विजय सिंह पथिक एक जैसे फिल्म में एंट्री होती है, जैसे वॉर मूवी में ऋतिक रोशन की जैसे एंट्री होती है, उसी प्रकार विजय सिंह पथिक की जब आंदोलनों में एंट्री होती है तो देखने वाली बात होती है। जब अंग्रेज़ों की क्या रूह कांप जाती है कि विजय सिंह पथिक एक ऐसा हीरो सामने आता है शासकों के और अंग्रेज़ों के, तो देखने वाली बात होती है कि अंग्रेज़ों के दांतों तले उंगलियां आ जाती है। और इसके बाद में जो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना ही कम है। उस खुशी भी थी और दुख भी था जब दो राष्ट्र एक दूसरे के विरोधी भी बन गए थे और एक दूसरे बंटवारा भी हो गया था। तो हम इसके बाद में देखेंगे कि इसके बाद में रियासतों का एकीकरण स्टार्ट हुआ 18 मार्च 1948 से लगभग मतलब 1947 के बाद में
18 मार्च 1948 को एकीकरण स्टार्ट हुआ था, राजस्थान को एकजुट बनाने का कार्य स्टार्ट हुआ था और लगभग 1 नवंबर 1956 को यह क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था, 1 नवंबर 1956। ठीक है, तो इसमें लगभग समय जो लगा था वो 8 वर्ष लगे थे और लगभग 7 माह लगे थे और 14 दिन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें इतना समय लगा था एकजुट करने में, बहुत से ऐसे भी राजा थे जब एकीकरण किया था, तो बहुत से उनमें से एक राजा ऐसे भी थे जिनका नाम आगे बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट रहता है। वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन काल के एक डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, यह मतलब कोई भविष्य नहीं है इस चीज़ का, डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ मैं। तो कुछ भी कीजिए, साइन तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि रियासतों का एकीकरण हो रहा है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में क्या था, मतलब जब स्वतंत्र भारत था उस टाइम क्या था, मतलब स्वतंत्र भारत होने से पहले क्या ऐसी चीज़ें थी, कौन सी रियासतें थी और स्वतंत्र भारत के समय क्या क्या ठिकाने थे, वो हम सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश था हमारे राजस्थान में और वो था अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब जो चीज़ें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उनमें हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। बीएफएल एंड क्लासेस, ब्राइट फ्यूचर लाइब्रेरी एंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, इसका ही एक चैनल आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ठिकाने, 3 ठिकाने थे, नीमराना जो कि अलवर में, कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में, और लावा जो जयपुर में था, अभी वर्तमान में यह टोंक में मतलब स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद में रियासतें थी, 19 रियासतें थी। अब हम ये पढ़ेंगे कि 19 रियासतों में मतलब जो वंश था वो कौन सा वंश था और कौन से शासक वहाँ पर किस किस नाम से उपाधि धारण करते थे, वो हम देखेंगे। और 19 रियासतों के नाम भी हम पढ़ेंगे और कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी रियासत छोटी थी, बड़ी थी, और सबसे ज़्यादा राजधानियाँ किस रियासत की बनी थी, वो हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 19 जो रियासतें थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो थी मेवाड़। सबसे महत्वपूर्ण मेवाड़ रियासत थी, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, मेवाड़ रियासत में जैसे उदयपुर रियासत कहा जाता था उसे पहले, उदयपुर रियासत, इसमें जो भी शासक थे वो क्या करते थे, महाराणा और रावल की उपाधि क्या करते थे, वो धारण करते थे। महाराणा और रावल की उपाधि क्या करते थे, वो धारण करते थे। तो इसमें महाराणा और रावल की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, डूंगरपुर इसके बाद में रियासत थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये हम एक ऐसी सिचुएशन आपको बता सकते हैं कि मेवाड़ जो था उसमें सर्वप्रथम कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। मेवाड़, ओनली मेवाड़ के अंदर भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये 4 ऐसे रियासतें थी जो सिर्फ मेवाड़ के अंदर आती थी, मेवाड़ के अंदर। ठीक है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में गुहेल वंश का शासक था, जो अपने आप के नाम से पहले महारावल की उपाधि क्या करते थे, धारण करते थे। जैसे महारावल जैसे अपने उदयपुर का देखा, जैसे महाराणा प्रताप, ठीक है, रावल रतन सिंह, ठीक है, ऐसे जैसे महारावल सबसे पहले नाम की उपाधि धारण करते थे। अब इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बताने जा रहा हूँ आपको। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है जो 566 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में 5वीं, हमने 4 पढ़ ली है, मेवाड़ पढ़ ली है। इसके बाद में हमने डूंगरपुर पढ़ ली है, बांसवाड़ा पढ़ ली है, प्रतापगढ़ पढ़ ली है। इसका तो 5वीं रियासत है वो है मारवाड़ और जोधपुर, जिसे जोधपुर भी कहते थे। ठीक है, बीकानेर, किशनगढ़, ठीक है, मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़, इन तीनों रियासत में जो भी राजा था वो राठौड़ वंश ने इन रियासतों पर राज किया था,
ठीक है। और इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि मारवाड़ राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। और हमने ऊपर जो बताया वो क्या था, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। दो तीन बार जब आप पढ़ेंगे इस चीज़ को तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में 8वीं जो रियासत थी वो तो बूंदी, फिर 9वीं कोटा, फिर 10वीं झालावाड़। इनमें जो इन रियासतों पर जिन्होंने राज किया वो थे हाड़ा राजपूत। और झालावाड़ जो रियासत थी वो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी जो कोटा से अलग हुई थी। इसके बाद में हम आपको बताते हैं भरतपुर धौलपुर में जाट रियासत थी जो जाटों का राज था। 13 नंबर और 14 नंबर जैसे जैसलमेर और करौली में, जैसलमेर में जो शासक थे वो सिंह की उपाधि धारण करते थे। जैसे कोई भी नाम है उसके लास्ट में सिंह नाम होता है, वो इस प्रकार की उपाधि धारण करते थे। करौली में पाल नाम की उपाधि, ये लगभग यादव वंश थे जो जैसलमेर और करौली में जिन्होंने राज किया था। 15 नंबर अलवर नरुका वंश था जिसके संस्थापक मैं आपको बता देता हूँ, महत्वपूर्ण है, राव प्रताप सिंह। इसके बाद में 16 नंबर पर जयपुर, जिसे आमेर भी कहा जाता है, यहाँ पर कछवाहा वंश ने शासन किया था। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, जयपुर थी। ठीक है। इसके बाद में सिरोही, 17 नंबर सिरोही देवड़ा वंश राजपूत कहलाते थे, ये राजपूत थे जो सिरोही पर उन्होंने शासन किया था। शाहपुरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ये, बहुत से एग्ज़ाम में भी आया है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है, शाहपुरा। और टोंक, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है और लगभग एग्ज़ाम में वो भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जो प्रेजेंट में चलते हैं। तो बहुत दिन पहले, कोरोना वायरस से पहले भी और कोरोना वायरस के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि मुस्लिमों की बहुत चर्चाएं हुई थी। तो टोंक है वो क्या है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम जो रियासत थी वो थी टोंक। तो यहाँ तक क्या है कि हमने जितना भी जो पढ़ा है वो लगभग राजस्थान का एक बेसिक इंट्रो था कि कौन कौन से शासक आए थे, कौन कौन सी रियासत में किन्होंने राज किया था, कौन सी उपाधि धारण करते थे, कौन से ठिकाने थे, कौन से केंद्र शासित प्रदेश से कौन सी रियासतें थी, और राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, 1857 क्रांति। नॉर्मल हमने एक बार इनका क्या किया है, बेसिक इंट्रो ध्यान में लाया कि क्या क्या ऐसी चीज़ें, क्या क्या था जो राजस्थान में आया। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो राजस्थान का इतिहास है वो जो शुरू होता है वो यहाँ से होता है, जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो लंबा भी होता जा रहा है, लेकिन आज हम क्या बेसिक इंट्रो देखेंगे तो बड़ा वीडियो हो तो भी चलेगा, क्योंकि एक बार हमें क्या है कि दिमाग में आना चाहिए कि राजस्थान का इतिहास क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या नाम था, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं मेवाड़ का राज्य का इतिहास। सर्वप्रथम यहाँ पर गुहिल वंश जो था, या फिर हम कह सकते हैं सिसोदिया वंश, शुरुआती दौर में क्या आया था। ठीक है। संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है। और हमने कुछ देर पहले ही बात की थी कि मेवाड़ मेवाड़ रियासत है उसके अंदर क्या है कि 4 राज्य ऐसे थे, रियासतें थी जो मेवाड़ के अंदर मिलती थी और जो मेवाड़ कहलाती थी पूरा। वो थी सर्वप्रथम भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है। अब हम बताते हैं कि मेवाड़ नाम क्यों पड़ा, मेवाड़ ही क्यों पड़ा और मेवाड़ ही आगे क्यों कहलाया जाने लगा। देखिए, महाभारत काल में सिवी जनपद थे। हमने आपको थोड़ा सा एक इंट्रो नहीं कराया जनपदों से, तो ये भी जितने भी हमने राजवंश देखे, मेवाड़, चौहान, आमेर, जैसलमेर के बारे में बात की, उनसे पहले क्या जनपद थे जो
थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत से थे जनपद जो हम बात करेंगे आगे उनके बारे में भी। तो सिवी जनपद है मेवाड़ की राजधानी। उस समय महाभारत काल में मध्यमिका नगरी नाम से मेवाड़ विख्यात था, जो कि चित्तौड़ में है। ठीक है। मेव जाति, मेर जाति क्या है, यहाँ पर सबसे पहले रहती थी। मेव जाति नाम से कोई आदिवासी रहते थे, जो संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, मेव जाति को मेदपाट कहते हैं। ठीक है। और हिंदी में इसे प्रागवाट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागवाट। ठीक है, प्रागवाट। अर्थ क्या होता है मेर जाति का, या फिर हम कहें कि मेर जाति या मेर जाति, प्रागवाट, मेदवाट क्यों कहते हैं? इसका अर्थ क्या है कि मेरों का देश कालांतर में धीरे धीरे यह क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया। मेवाड़ कहलाया क्योंकि मेव जाति रह सकती। और मेवाड़ का अर्थ है मेव जाति या वाड़, रक्षित प्रदेश। मतलब मेव जाति से रक्षित प्रदेश, मतलब मेवों का यहाँ पर क्या था? रास्ता। मेव जाति यहाँ पर रहती थी। ठीक है। इसके बाद में मेवाड़ ऐसी एक रियासत है जिसकी सबसे ज़्यादा रियासतों में सबसे ज़्यादा इसकी क्या रही है? राजधानियाँ रही हैं। तो इसमें सर्वप्रथम जो राजधानी बनी थी वो बप्पा रावल के समय पहली राजधानी बनी थी, वो थी नागदा। इसके बाद में अल्लट ने अपनी एक दूसरी राजधानी बसाई, वो थी आहड़। फिर रावल जैतर सिंह ने चित्तौड़गढ़। फिर उदयपुर और गोगुंदा नाम से महाराणा उदय सिंह ने यह बसाई थी, उदयपुर और गोगुंदा नाम से। ठीक है। और इसके बाद में कुंभलगढ़ और चावंड है, वो महाराणा प्रताप जो महान शासक रहे, उदय सिंह भी रहे, जैतर सिंह भी रहे। ठीक है। कुंभलगढ़ और चावंड महाराणा प्रताप ने बसाई। और इसके बाद में महाराणा अमर सिंह ने चित्तौड़गढ़, महाराणा भीम सिंह ने उदयपुर बसाई। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो यहाँ पर आया था, हमने यहाँ पर अपने बात की थी कि गुहिल वंश सर्वप्रथम यहाँ पर आया था। तो गुहिल वंश ही कैसे आया, उसकी हम थोड़ी सी झलक देख लेते हैं कि गुहिल वंश क्यों आया। ठीक है। ये थोड़ा सा एक डायग्राम मैंने बनाया है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। बहुत किताबों से मिलजुल कर बहुत सी चीज़ों को अध्ययन करके ही मैंने ये डायग्राम बनाया जो आसानी से समझा जा सकता है। दूर से देखने से तो हमें ये थोड़ा सा परेशान करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले सूर्य की जब उत्पत्ति हुई थी, सूर्य भगवान के रूप में विश्वसन कहते हैं या विश्वान कहते हैं। विश्वसन की उत्पत्ति हुई थी। उनके पुत्र थे दशरथ जो भगवान राम के जो पिता थे दशरथ, तो दशरथ उनसे उत्पन्न हुए थे। ये एक तथ्य होते हैं जो हमें इतिहास को याद करने या फिर इतिहास को दोहराने या इतिहास के बारे में जानने के लिए होते हैं। तो हम क्या है कि ये फैक्ट है, तो ये कहा जाता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें कहा जाती है, तो हम इनको इसलिए पढ़ते हैं। तो दशरथ के बाद में जब भगवान राम का जब जन्म हुआ था, तो उनके जो 2 पुत्र थे, लव और कुश। जब कुश की 108वां जो वंशज था वो था विजयभूप ने क्या किया कि वो यह अयोध्या चले गए। अयोध्या को क्या है कि अपनी क्या राजधानी बनाया था। ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने विजयभूप के बारे में पढ़ा है। तो अब यहाँ पर गुहिल का क्या इससे संबंध हुआ वो हम देखते हैं। विजयभूत और विजयभूप दोनों नाम से इन्हें जाना जाता है, दोनों ही नाम मिलते हैं हमें। ठीक है। तो विजयभूत और विजयभूप की जो 6वीं संतान थी, जो 6वां जो वंशज था वो था शीलादित्य, जो कौन था? वल्लभ नगर का राजा था। उनका जो विवाह है वो हुआ था पुष्पावती से हुआ था। पुष्पावती कहाँ की राजकुमारी थी? आबू परमार की जो थी वो राजकुमारी थी। और शीलादित्य गुजरात के वल्लभी नगर के शासक थे। तो उनका जो शीलादित्य का पुष्पावती के साथ जब विवाह हुआ तो उन्होंने 6 पुत्रियां को जन्म दिया था। लेकिन उनको एक पुत्र की आशा थी,
तो उन्होंने लगभग 6 पुत्रियों के बाद में एक पुत्र को जन्म दिया था वीरनगर में। तब उस टाइम क्या है, शिलादित्य एक युद्ध के लिए जाते हैं। जब परमाणु या मलेच्छों का आक्रमण होता है तो उसके लिए शिलादित्य वहाँ से युद्ध करने के लिए जाते हैं। तब उस टाइम पीछे से पुष्पावती एक पुत्र को जन्म देती है। तो वहाँ क्या है कि उस युद्ध में तो शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है। तो वीरनगर में जब पुत्र को एक गुफा में जन्म देती है ये पुष्पावती, तो पुष्पावती वहाँ की एक कमलावती ब्राह्मणी होती है जो उनका मतलब साथ देती है, मतलब उनके साथ रहती है। तो उनको वो जन्म देते ही उनको वो बच्चा क्या है कि दे देती है कि आपको ही इसका क्या करना है, लालन पालन करना है। और जो पुष्पावती है वो अपने मतलब क्या है पति की मृत्यु होने के बाद क्या कर लेती है, वो मतलब साका कर लेती है, सती हो जाती है। ठीक है, तो कमलावती जो ब्राह्मणी थी वो क्या थी पुष्पावती की, वो थी दासी थी। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि दासी ने ही गुहादित्य की क्या 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 किया था, लालन पालन किया था। अब हम एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट करके हम आपको बताते हैं कि माता थी वो पुष्पावती थी, आबू परमार की राजकुमारी थी। पिता जो थे वो शिलादित्य गुजरात के वल्लभी नगर के शासक थे। और जो गुहादित्य या गुहिल कहा जाता है जिन्होंने मतलब अलग मेवाड़ की स्थापना की थी, तो वो थे वीरनगर की कमलावती नामक ब्राह्मणी ने उनका क्या किया था, लालन पालन किया था। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पढ़ा ये नॉर्मल बेसिक था कि राजस्थान के मेवाड़ का क्या ऐसा इतिहास रहा है, थोड़ा बहुत हमने बेसिक के रूप में पढ़ा है। तो ये इम्पोर्टेंट रह जाता है कि आप किस प्रकार इस वीडियो को देखते हैं। नॉर्मल हमने बेसिक इंट्रो किया है, आप बहुत इसको रिकैप करके रिवाइज भी कर सकते हैं।